जय हिंद। मैं हृदय शर्मा। अपन पिछले लेक्चरों से टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला देख रहे थे, उस श्रृंखला में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज चलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित एक टेस्ट लगाते हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम अधिक समय व्यतीत ना करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर कि हमारा पहला प्रश्न क्या बनता है। हमारे यहाँ से पहला प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो उत्तरी क्षेत्र है वो है मांदा। बेसिकली आपसे ऐसा पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है। उसका विस्तार अपन देख लेते हैं, चारों कोने देख लें कहाँ कहाँ इसके पड़ते हैं। उत्तर में जो क्षेत्र होता है सबसे उत्तरी वो है मांदा। जो मांदा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिणी क्षेत्र है दायमाबाद, जो अपने महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और जो पूर्वी क्षेत्र है वो है अपना यूपी का आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर ये इसका पूर्वी क्षेत्र है जो अपने यूपी में पड़ता है। और ये जो इसका पश्चिमी क्षेत्र है ये पड़ता है अपना सुतकांगेडोर। तो ये इसके चारों क्षेत्र अपन ने देख लिए। अच्छा, एक बात और याद रखना कि इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार आकृति मानी जाती है, ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि इसकी आकृति कौन कैसी है। त्रिभुजाकार आकृति है। यहाँ जगह कम नहीं, मैं बना कर दिखा देता, ठीक है। यानी ऐसी पड़ती है इसकी आकृति। ये हो जाता है अपना मांदा, ये मांदा बन जाता है अपना इधर। ये यूपी में आलमगीरपुर हो जाता है। ये यहाँ महाराष्ट्र का दायमाबाद हो जाता है। ये यहाँ सुतकांगेडोर हो जाता है। तो इसकी आकृति जो रहती ये पड़ती है अपनी त्रिभुजाकार। तो अपन ने इसके चारों छोर देख लिए कि कौन सा क्षेत्र कौन सा छोर कहाँ है, उत्तरी छोर कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी सारे देख लिए। इसकी आकृति देख ली अपन ने कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उसकी आकृति कैसी है, ठीक है। अब देखते हैं अपने श्रृंखला का अगला प्रश्न कि भारतवर्ष का पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख में। कहाँ? हाथी गुम्फा अभिलेख। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो है किसका। तो वो है कलिंग राजा खारवेल का। किसका? एक कलिंग का राजा हुआ था खारवेल, ये वही है जिस पर कलिंग पे अशोक ने आक्रमण किया था। तो ये उसी का हाथी, मतलब उसी रियासत का एक राजा था खारवेल, उसका ये हाथी गुम्फा अभिलेख है जिसमें पहली बार हमें भारतवर्ष शब्द देखने को मिलता है। कब? पहली बार भारतवर्ष शब्द देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि भारतवर्ष शब्द का उल्लेख हमें सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है या कहाँ मिलता है। तो ये पड़ता है अपना हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। अब देखते हैं अपनी श्रृंखला का तीसरा प्रश्न कि तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ से क्या बनता है। तीसरा प्रश्न है अपना कि झेलम का जो युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ था। अच्छा, झेलम का जो युद्ध है इसे बोलते हैं वितास्ता का युद्ध भी बोलते हैं इसे, ये आपको याद रखना पड़ेंगे। वितास्ता का युद्ध भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसे बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध भी बोलते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध भी बोलते हैं। अच्छा, ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो सिकंदर एक राजा था विदेशी आक्रमणकारी, उसके और भारत के जो अपना पश्चिमी क्षेत्र वहाँ के एक राजा था पोरस, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। अच्छा, कब हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था 326 BC में, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि युद्ध कब हुआ था। तो वर्ष 326 BC में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था। हमने देखा सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। हालांकि इस युद्ध में पोरस हार जाता है और बाद में जो सिकंदर रहता है वो उसे उसका राज्य वापस देके चला जाता है। कहता है बस तुम्हें मेरे झंडा मेरा रहेगा, राज्य तुम्हारा रहेगा। इसकी बहुत अजीबोगरीब कहानी अपन मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जब पढ़ेंगे तब इसका अध्ययन करेंगे। इस युद्ध के दो अन्य नाम हैं। वितास्ता का युद्ध भी पूछ सकता है कि वितास्ता का युद्ध कब हुआ था, या हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है आपसे। और ये पूछता है कि कब हुआ था, 326 BC में हुआ था ये।
किन किन के बीच हुआ था? सिकंदर के बीच, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, ठीक है, पोरस के बीच हुआ था। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को कब हराया था? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य वही शासक है जिसने पहली बार भारत को एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाया था। क्या? अखिल भारतीय साम्राज्य। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि सबसे पहले अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ये याद रखना है आपको। क्या? अखिल भारतीय साम्राज्य। अखिल भारतीय साम्राज्य। ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछता है कि भारतवर्ष में ऐसा पहला कौन सा शासक हुआ था जिसने भारत को पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य बनाया था? तो वो था अपना चंद्रगुप्त मौर्य। इसने पूछा है कि सेल्यूकस निकेटस को कब हराया था? तो वर्ष 305 बीसी में सेल्यूकस को इसने पराजित कर दिया था, ठीक है। ये हो गया अपना। अब चलते हैं अपनी श्रृंखला के 5वें प्रश्न की ओर कि हमारा 5वां प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, ठीक है। अपना 5वां प्रश्न बनता है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। आपको देखना होगा मुद्रा राक्षस क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। मुद्रा राक्षस क्या है? एक पुस्तक है। इसमें पूछा है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो ये कवि हैं विशाखादत्त, वो इसके रचयिता हैं। अच्छा, मुद्रा राक्षस जो है किस भाषा में लिखी गई है? ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ये 2 फैक्ट पढ़ लिए हमने कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? तो विशाखादत्त ने की। किस भाषा में की? तो प्राकृत में की। अच्छा, इसमें ये क्या है, कौन मतलब इस बुक का महत्व क्या है? तो ये जो है प्राचीन भारत के इतिहास का एक अच्छा स्रोत है। प्राचीन भारत के इतिहास, अगर 3 नंबर में आया तो ये लाइन लिख सकते हो, प्राचीन भारत के इतिहास का एक अच्छा स्रोत है। या यूं कहें कि प्राचीन भारत की अच्छी जानकारी इस पुस्तक में मिल जाती है हमें, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है हमारा कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ था? देखिए दोस्तों, अशोक का जो शासनकाल था वो राजा तो बन गया था अपने 272 बीसी में। राजा बन गया था 272 बीसी में, यह आपको याद रखना है, 272 बीसी में। लेकिन जो उसका राज्याभिषेक था वो हुआ था 269 बीसी में। और उसका जब इसकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 232 बीसी में, ठीक है। और जो इसका एक महत्वपूर्ण युद्ध था वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 बीसी में, ठीक है। और ये राजा बना था 272 बीसी में। तो ये अपने आप में कुछ फैक्ट बन जाते हैं। अब चलते हैं अपनी श्रृंखला के 7वें प्रश्न की ओर कि हमारा 7वां प्रश्न क्या बनता है दोस्तों। अब पूछा है कि जो कलिंग का युद्ध है, जो कलिंग युद्ध है वो कब हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया था कि 269 बीसी में, 269 बीसी में क्या हुआ? अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। तो राज्याभिषेक का जो 8वां वर्ष था, 8वां वर्ष, अशोक के राज्याभिषेक का 8वां वर्ष यानी 261 बीसी, 261 बीसी में इसका कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध क्या हुआ? इसने डायरेक्ट कहाँ? कलिंग पर आक्रमण कर दिया अशोक ने। पहले ये युद्ध की नीति अपना था कि युद्ध लड़ो, साम्राज्य को जीत लो, पहले इसका ये सिद्धांत था। इसने कलिंग पर क्या किया? आक्रमण कर दिया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में कहते हैं इतना रक्तपात हुआ, इतना रक्तपात हुआ, इतनी लाशें मिली, इतनी मृत्युआं हुई कि यहाँ से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। क्या वो हृदय परिवर्तन हो गया यहाँ से, और यहाँ से अशोक ने युद्ध की नीति त्याग दी। अशोक की युद्ध की नीति थी वो यहाँ से इसने त्याग दी। ठीक है। तो ये हुआ। तो अशोक कलिंग युद्ध जो हुआ था वर्ष 261 बीसी में हुआ था। यहाँ ये बीसी भी है, ये आपको याद रखना है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पतंजलि
किसके दरबारी कवि थे? पतंजलि जो थे, जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ये भी आपसे पूछ सकता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। पतंजलि ने एक महान ग्रंथ की रचना की है, महाभाष्य। ठीक है, तो पतंजलि जो है किसके दरबारी कवि थे? तो ये शुंग वंश हुआ था एक, मगध साम्राज्य में आपने देखा होगा, शुंग वंश। जो शुंग वंश के संस्थापक थे, शुंग वंश के संस्थापक कौन? पुष्यमित्र शुंग। जो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे वो थे पतंजलि। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग जो थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। इन्होंने जो अंतिम मौर्य शासक था, अंतिम मौर्य शासक के सेनापति थे। अंतिम मौर्य शासक क्या नाम था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। तो बृहद्रथ का जो सेनापति था वो थे अपने कौन? पुष्यमित्र शुंग सेनापति थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि अपने ही राजा की हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। ठीक है, ये हो गया, स्वयं राजा बना। तो ये घटना हुई थी, यानी अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग स्वयं शासक बना था, जो कि शुंग वंश के संस्थापक रहा और एक तेजस्वी ब्राह्मण शासक रहा। ठीक है, और इसके दरबारी कवि थे पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं अपनी श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है। अगला प्रश्न पूछा है कि जो गाथा सप्तशती ग्रंथ है, जो गाथा सप्तशती ग्रंथ है, उस ग्रंथ की रचना किसने की? गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना किसने की, ये अगला प्रश्न बनता है अपना। तो आपको पता होगा एक सातवाहन राजवंश हुआ था, कहाँ? मगध में। मगध में एक सातवाहन वंश आया था। और अगर आपने मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अच्छे से अध्ययन किया है तो आपको पता होगा सातवाहन वंश था, उसमें एक अंधकार युग का समय आया था। कैसा? अंधकार युग क्या है, ये हम जब मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करेंगे तब बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो अयोग्य शासक हुए थे, कहीं ना कहीं अयोग्य शासकों को एक अलग समय काल में डाल दिया था, जैसे बोलते हैं अंधकार युग। तो एक अंधकार युग का जो समय आया था उसमें एक शासक हुआ था, कौन? राजा हाल। राजा हाल कहते हैं, जो राजा हाल था ये बड़ा विद्वान शासक था, बड़ा विद्वान शासक था, बड़ा विद्वान शासक था। तो इसने ही गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की थी। गाथा सप्तशती ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अयोग्य शासकों में एक शासक योग्य निकल कर आया था, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो राजा हाल ने की थी। ठीक है, कहते हैं ये विद्वान शासक था। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न है कि क्षयरात्र वंश का विनाशक किसे कहा जाता है? तो क्षयरात्र वंश का विनाशक कहते हैं गौतमीपुत्र शातकर्णी को। अच्छा, ये भी एक सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, ये भी सातवाहन वंश का ही राजा था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो गौतमीपुत्र शातकर्णी था ये भी सातवाहन वंश का राजा था। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि क्षयरात्र वंश है उसका विनाशक इसे क्यों कहते हैं? तो कहीं ना कहीं उसने उसके जो क्षयरात्र वंश है उसके राजाओं का दमन किया होगा। बिल्कुल यही बात है। तो क्षयरात्र वंश का एक प्रतापी शासक था, कौन? नहपान। नहपान ये प्रतापी शासक था क्षयरात्र वंश का। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने इसकी हत्या कर दी थी, नहपान की। यहाँ से ये वंश समाप्त हो गया था, ये अंतिम राजा माना जाता है इसका। ठीक है, इसलिए गौतमीपुत्र शातकर्णी को क्षयरात्र वंश का विनाशक कहते हैं। ये अपनी लिंक बन जाती है। अच्छा, गौतमीपुत्र शातकर्णी जो है ये पूरे सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था, पूरे सातवाहनों में सबसे प्रतापी शासक था। कहते हैं कि इसका जो राज्य था इतना विशाल था, कहते हैं कि जो गौतमीपुत्र शातकर्णी इसका राज्य जो था इतना विशाल था कि दक्षिण में हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, तीनों सागरों पर इसका स्वामित्व था। कहते हैं कि इसके घोड़ों ने तीनों सागरों का पानी पिया था। ठीक है,
तो ये हो जाता है अपना, ये इतना प्रतापी शासक था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बात करेंगे तब इस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न अपना बनता है कि समुद्रगुप्त ने ग्रहणु मोक्षानुग्रहण की नीति किसके प्रति अपनाई? समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति किन राजाओं के प्रति अपनाई? तो सबसे पहले देखते हैं अपन समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड क्या है। तो इसका टाइम पीरियड है 340 एडी से लेकर 380 एडी तक इसका शासनकाल रहा है। ये गुप्त कहते हैं, जो गुप्त वंश था उसमें सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। ये गुप्तों का सबसे प्रतापी शासक, गुप्तों का सबसे प्रतापी शासक। कहते हैं इसने अपने जीवन काल में, इसके अपन थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। कहते हैं इसने अपने जीवन काल में 60 युद्ध लड़े थे, 60 युद्ध लड़े थे, और इन 60 युद्धों में ये एक भी नहीं हारा था, एक भी नहीं हारा। यानी कि इसने अपने लगभग 40 साल के शासनकाल में 60 युद्ध लड़े और इन 60 युद्ध में एक भी नहीं हारा। अपनी इसी सैन्य उपलब्धि के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन। ये भी आपसे फैक्ट बनता है, डायरेक्ट पूछने हैं प्रश्न कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति किसके प्रति अपनाई? तो समुद्रगुप्त जो भी युद्ध लड़ता था, जो भी अभियान करता था, उन राजाओं के खिलाफ उनको जीतने के बाद एक नीति अपनाता था कि इनके साथ क्या करना है। अब जैसे इसने उत्तर भारत के राजाओं को जीता तो उनके प्रति अलग नीति अपनाई, सीमांत राजाओं को जीता तो उनके प्रति अलग नीति अपनाई, विदेशी राज्यों को जीता तो उनके प्रति अलग नीति अपनाई। तो जो दक्षिण भारत को जब इसने दक्षिण भारत को जीता तो उनके प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई। ये क्या थी? इसमें ये होता था कि ये राज्य इसने जीत लिया, लेकिन उन्हीं राजाओं को जिनसे इसने ये राज्य जीता है, उन्हीं राजाओं को ये वो क्षेत्र वापस कर देता था। उनसे कहता था कि साहब आप हमें समय समय पर क्या दो? राजस्व दो, समय समय पर राजस्व दो, और क्या दो? पैसा दो। ये उनसे कहता था, ठीक है। और इनकी जो राजाओं की राजकुमारियां थीं उनसे बोलता था कि हम इनसे विवाह करेंगे। तो ये इसकी नीति थी, किसकी? समुद्रगुप्त की। इसने ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई थी, ठीक है। अगर आप हमारी शर्तें नहीं मानते हो, समय पर राजस्व नहीं देते हो, आपकी लड़कियों से हमारा विवाह नहीं करते हो, तो हम आपके राज्य पर पुनः अधिकार कर लेंगे, पुनः अधिकार कर लेंगे। ये बोलता था ये, ठीक है, कि अभी हमने आपको जीत लिया, मतलब ग्रहण कर लिया। अगर आप हमारी शर्तों पर खड़े उतरते हो, हमारी शर्तें मानते हो, तो हम आपको फिर मोक्ष दे देंगे, छोड़ देंगे। आप हमें राजस्व दो, आपकी लड़कियां दो विवाह करने के लिए, तो हम आपको छोड़ देंगे, मोक्ष दे देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको फिर से ग्रहण कर लेंगे, अपने अधीन कर लेंगे। ये होता थी, ये नीति थी। आपको समझ में आ गई होगी कि ग्रहणु मोक्षानुग्रहण की नीति क्या थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो एक वर्धन वंश हुआ था, आपको पता होगा, वर्धन वंश एक हुआ था। वर्धन वंश का एक अति प्रतापी शासक था, कौन? हर्षवर्धन, जिसका समयकाल था अपने 606 से लेकर 647 एडी, 647 एडी। इसे बोलते हैं कि ये हर्षवर्धन जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। अच्छा, इसके बाद में एक और फैक्ट यहाँ से अक्सर पूछते हैं कि हर्षवर्धन के समयकाल में एक यात्री आया था, कौन? हेनसांग। वो आपको याद रखना है। ये पूछते हैं कि हेनसांग किसके समयकाल में भारत आया था, तो आपको याद रखना होगा हर्षवर्धन के समयकाल में आया था ये, ठीक है। तो यहाँ से अपना प्रश्न बन जाता है। दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।